नमस्कार दोस्तों, मैं सीएम मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आप सबका हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। 1 जुलाई 2021 से टीडीएस प्रोविजंस के तहत एक और बड़ा बदलाव किया गया। सेक्शन 194Q जो है इंसर्ट किया गया है। जी हाँ, सेक्शन 194Q इंसर्ट किया गया है जो कहता है कि जो बायर है उसको अब टीडीएस डिडक्ट करना होगा। जी हाँ, बायर को भी अब टीडीएस डिडक्ट करना होगा फ्रॉम दी 1 जुलाई 2021। बायर कौन सा बायर कब टीडीएस डिडक्ट करेगा, ये सभी बातें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारी इस वीडियो में। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी ऐप ऑल अबाउट टैक्सेस को इंस्टॉल नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए। प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है। बहुत सारे लेटेस्ट कोर्सेज स्टार्ट किए जा चुके हैं 10 जून 2021 से। तो चलिए अब हम बात करते हैं सेक्शन 194Q की। सेक्शन 194Q बेसिकली इंसर्ट किया गया है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2021। 1 जुलाई 2021 से यह जो सेक्शन है एप्लीकेबल हो जाता है, जिसमें कहा गया है डिडक्शन ऑफ टैक्स। क्या करना होगा? टैक्स डिडक्ट करना होगा ऑन पेमेंट ऑफ सर्टेन सम फॉर परचेज ऑफ गुड्स। गुड्स अगर आप परचेज करते हैं तो इन दैट सिचुएशन आपको क्या करना होगा? टीडीएस डिडक्ट करना होगा। मिस्टर एक्स हैं जो कि है सेलर, जिन्होंने गुड्स सेल की है, और ये है मिस्टर वाई जिन्होंने गुड्स परचेज की है, बायर हैं। तो ऐसे में मिस्टर एक्स जो गुड्स सेल करेंगे, मान लीजिए 70 लाख रुपीस की गुड्स सेल की गई और मिस्टर वाई क्या करेंगे? इनको पेमेंट करते हैं। तो पेमेंट पर क्या करना होगा? टीडीएस डिडक्ट करना होगा। जी हाँ, सेक्शन 194Q कहता है कि जो बायर है वो परचेज ऑफ गुड्स परचेज करता है, तो इन दैट सिचुएशन वो जो पेमेंट करेगा वो टीडीएस डिडक्ट करने के बाद सेलर को पेमेंट करेगा। अभी तक हमने देखा था टीडीएस प्रोविजंस के तहत जनरली जो गुड्स सेल की जाती है उस पर कोई टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी नहीं थी, लेकिन अब जो है सेक्शन 194Q के जरिए अगर आप गुड्स भी परचेज करते हैं तो इन दैट सिचुएशन आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा। कहा गया एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे वो एओपी बीओआई हो, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो, कोई भी व्यक्ति बीइंग ए बायर, एज ए बायर जब वो गुड्स परचेज करेगा, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम, जो कि रिस्पॉन्सिबल है कुछ अमाउंट पे करने के लिए टू एनी रेजिडेंट। तो मिस्टर एक्स क्या होने चाहिए? रेजिडेंट होने चाहिए। अगर मिस्टर एक्स क्या है? नॉन रेजिडेंट हैं, तो ऐसे में नॉन रेजिडेंट अगर वो हैं तो सेक्शन 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा। मिस्टर वाई को सेक्शन 194Q के तहत टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी नहीं होगी। तो एनी पर्सन बीइंग ए बायर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम टू एनी रेजिडेंट फॉर परचेज ऑफ एनी गुड्स ऑफ द वैल्यू और एग्रीगेट ऑफ सच वैल्यू एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज। तो अगर 50 लाख रुपए से ज्यादा की गुड्स वैल्यू जो है परचेज की गई है इन एनी प्रीवियस ईयर, किसी भी प्रीवियस ईयर में, और उसके रिगार्डिंग अगर पेमेंट की जा रही है तो ऐसे में टीडीएस डिडक्ट करना होगा। शेल at the time of credit of such sum to the account of the seller or at the time of payment thereof। तो जब क्रेडिट करो या फिर पेमेंट करो, विच एवर इज अर्लियर, दोनों ही सिचुएशन में जो है जो भी अर्लीस्ट होगा उस पर टीडीएस डिडक्ट करना होगा। विच एवर इज अर्लियर डिडक्ट एन अमाउंट इक्वल टू 0.1%। कितना टीडीएस? 0.1% का टीडीएस डिडक्ट करना होगा। सम एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज, 50 लाख रुपए से ज्यादा वैल्यू जो होगी उस पर टीडीएस डिडक्ट होगा। तो दैट मींस 70 लाख रुपीज की अगर गुड्स वैल्यू है तो उसमें से 50 लाख रुपीज लेस करने के बाद 20 लाख रुपीज पर एट द रेट ऑफ 0.1% क्या करना होगा? टीडीएस डिडक्ट करना होगा। तो यहां पर 2000 रुपए का टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, यहां पर कहा गया है डिडक्ट एन अमाउंट 0.1% of sum exceeding 50 lakh rupees as income tax। तो सेक्शन 194Q में
साफ साफ कहा गया है कि अगर गुड्स आप परचेज करते हैं तो इन दैट सिचुएशन 50 लाख रुपए से ज्यादा गुड्स वैल्यू अगर आपने परचेज की है तो जितनी 50 लाख रुपए से ज्यादा की वैल्यू होगी उस पर क्या होगा, टीडीएस डिडक्ट होगा। अब क्या ऐसा है कि जितना जो भी बायर है उन सबको ही टीडीएस डिडक्ट करना होगा? तो ऐसे में बताया गया कि बायर के केस में आपको चेक करना है, अगर जिस प्रीवियस ईयर में टीडीएस डिडक्ट किया जाना है उससे जस्ट पहले प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में फाइनेंशियल ईयर में अगर जो टर्नओवर है या फिर ग्रोस रिसीट है या फिर जो सेल्स है वो अगर मोर देन 10 करोड़ रुपीस है तो ही बायर को टीडीएस डिडक्ट करना है। अगर टर्नओवर 10 करोड़ रुपीस से कम है तो भले ही गुड्स की वैल्यू 80 लाख रुपीस हो, 70 लाख रुपीस हो, टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ रुपीस या ज्यादा है तो टीडीएस डिडक्ट करना होगा। तो बताया गया बायर मींस ए पर्सन whose total sale, gross receipts और turnover from the business carried on by him exceed 10 करोड़ रुपीस, 10 करोड़ रुपए से ज्यादा अगर टर्नओवर है, सेल्स है, ग्रोस रिसीट्स है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच द परचेज ऑफ गुड्स इज कैरिड आउट। तो जिस साल में परचेज की गई है उससे जस्ट पहले वाला जो फाइनेंशियल ईयर है उसकी टर्नओवर आपको चेक करनी होगी। Not being a person as the central government may by notification in the official gazette specify for this purpose। तो इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कुछ व्यक्तियों की लिस्ट नोटिफाई कर सकती है जिन पर सेक्शन 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अब यहां पर एक बात हमें समझ में आ जाती है, जो मेन हमें कंडीशन चेक करनी है कि गुड्स की वैल्यू 50 लाख रुपीस से ज्यादा होनी चाहिए और जो बायर है उसकी टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर 10 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन पूरी होती है तो इन दैट सिचुएशन 50 लाख रुपीस से ज्यादा जो वैल्यू होगी उस पर टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा एट द रेट ऑफ 0.1%। उसके बाद यहां पर सबसेक्शन 2 में बताया गया है कि अगर आप किसी व्यक्ति के नाम से क्रेडिट करते हैं या फिर किसी सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट करते हैं तो किसी भी सिचुएशन में आपको टीडीएस तो डिडक्ट करना ही होगा। Where any sum referred to in subsection 1 is credited to any account, whether called suspense account or by any other name in the books of accounts of the person liable to pay such income, such credit of income shall be deemed to be the credit of such income to the account of the payee, and the provision of this section shall apply accordingly। तो that means यहाँ पर बेसिकली कहा गया है कि जो परचेज आप क्रेडिट करेंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बायर के द्वारा जब रिकॉर्ड की जाएगी, मान लीजिए वो जो सेलर का जो नाम है एक्चुअल में उसके नाम से रिकॉर्ड ना करके किसी और नाम से रिकॉर्ड करता है या फिर सस्पेंस अकाउंट में रिकॉर्ड करता है तो इन दैट सिचुएशन भी आपको टीडीएस तो डिडक्ट करना ही होगा। उसके अलावा इफ एनी डिफिकल्टी अराइज इन गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन द बोर्ड में विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इशू गाइडलाइंस फॉर द पर्पज ऑफ रिमूविंग द डिफिकल्टी। तो बेसिकली कहा गया है सेक्शन 194Q को अप्लाई करने में अगर किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आती है तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेते हुए उसके रिगार्डिंग गाइडलाइंस इशू की जा सकती हैं। Every guideline issued by the board under subsection 3 shall as soon as may be after it is issued be laid before each house of parliament and shall be binding on the income tax authorities and person liable to deduct tax। तो जैसे ही कोई गाइडलाइंस इशू की जाती है वो पार्लियामेंट में जो है रखी जाएंगी और अप्रूवल मिलने के बाद ये इनकम टैक्स अथॉरिटीज, इनकम टैक्स ऑफिसर्स और जिस व्यक्ति को टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी है दैट इज बायर, दोनों पर ही बाइंडिंग इन द नेचर होंगी, उनको जो है टीडीएस डिडक्ट करना होगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात बताई गई सबसेक्शन 5 में। सबसेक्शन 5 में बताया गया कि मान लीजिए किसी वजह से जो मिस्टर एक्स है सेलर और जो मिस्टर वाई है बायर, उनको किसी और सेक्शन के तहत जो है टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट है इन एनी अदर सेक्शन, तो ऐसे में सेक्शन 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी किसी और सेक्शन के अंदर टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी है टू द बायर।
इसके अलावा एक और सिचुएशन यहां पर आई कि सेलर है जो बायर को गुड्स वैल्यू एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज, लेट से मान लीजिए 60 लाख रुपीज की गुड्स वैल्यू सेल की गई है। तो अगर आपको पता हो एक सेक्शन है 206CC जिसके अंडर काफी सारे सब सेक्शन दिए गए हैं, क्लोजेस दिए गए हैं जिनमें टीसीएस कलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो बेसिकली कहा गया कि बायर पर सेक्शन 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा अगर सेलर को टीसीएस कलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट है अंडर सेक्शन 206CC। अगर सेलर को टीसीएस कलेक्ट करने की लायबिलिटी है तो बायर को टीडीएस डिडक्ट नहीं करना होगा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन बताया गया कि अगर 206CC 1H के तहत 206C के तहत C1H के तहत अगर सेलर को टीसीएस कलेक्ट करने की लायबिलिटी है तो ऐसे में वहां पर टीसीएस का सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, वहां पर सेक्शन 194Q एप्लीकेबल होगा। अगर आप सब सेक्शन 5 को रीड करते हैं तो कहा गया द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन मींस 194Q शैल नॉट अप्लाई टू ए ट्रांजैक्शन ऑन विच टैक्स इज डिडक्टेबल अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। अगर किसी और सेक्शन के तहत टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट है तो सेक्शन 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके अलावा अगर किसी और सेक्शन के तहत टैक्स इज कलेक्टेबल अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 206C, इन दैट सिचुएशन भी जो है सेक्शन 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे यहां पर कहा गया है अदर देन ए ट्रांजैक्शन टू विच सबसेक्शन 1H ऑफ सेक्शन 206C अप्लाइज। तो दैट मींस जहां पर सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H एप्लीकेबल है वहां पर सेक्शन 194Q अप्लाई होगा और 206C सबसेक्शन 1H अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यहां पर लिखा है शैल नॉट अप्लाई और इसके अंदर आप देखेंगे अदर देन वर्ड का यूज किया गया है। तो दैट मींस एक्सक्लूजन के अंदर एक और एक्सक्लूजन है। तो यहां पर जो मेन एक्सक्लूजन है वो है कि किसी सेक्शन 206C के तहत अगर टीसीएस कलेक्ट करने की लायबिलिटी है तो सेक्शन 194Q अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H के तहत टीसीएस कलेक्ट करने की लायबिलिटी है तो वहां पर सेक्शन 194Q अप्लाई होगा, सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H अप्लाई नहीं होगा। तो इसका मतलब अब सेलर को टीसीएस कलेक्ट नहीं करना होगा इन दैट सिचुएशन और जो बायर है वो टीडीएस डिडक्ट करेगा। तो अब बायर क्या करेगा, सेलर को कम्युनिकेट करेगा कि सेक्शन 194Q के तहत उसको टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी है, तो सेलर जो है वो उससे टीसीएस कलेक्ट ना करे। तो ये आपको जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो आपको ध्यान रखनी है। और 1 जुलाई 2021 के बाद अगर आप कोई भी गुड्स वैल्यू एक्सीडिंग ₹50 लाख की अगर ट्रांजैक्शन करते हैं तो इन दैट सिचुएशन द वैल्यू एक्सीडिंग ₹50 लाख जो होगी उस पर जो है आपको 0.1% का टीडीएस डिडक्ट करना होगा और उसके बाद जो है बायर को पेमेंट करनी होगी। और बायर जो है तभी टीडीएस डिडक्ट करेगा अगर उसकी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर, जो इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर टर्नओवर जो है 10 करोड़ या उससे ज्यादा हो, 10 करोड़ से ज्यादा हो। तो आई होप हमारी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।